हेलो दोस्तों, हमने पीछे की वीडियोज़ में पर्यावरण अध्ययन के 3 यूनिट डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम चौथे यूनिट की बात करेंगे जिसका नाम है अधिगम योजना निर्माण एवं गतिविधि का संचालन। ये यूनिट दोस्तों आपके 10 नंबर का है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। इस यूनिट का दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अधिगम योजना के उद्देश्य क्या क्या हैं। अधिगम योजना आप जानते हैं पढ़ाने के लिए जो सिस्टमेटिक तरीके से जो योजना बनाई जाती है उसके बारे में बात करी गई है। इसके उद्देश्य की हम सबसे पहले बात करते हैं तो पहला उद्देश्य है अधिगम योजना निर्माण के बारे में समझ बनाने के बारे में। दूसरा उद्देश्य है कक्षा के भीतर और कक्षा के बाहर सीखने के अवसर बनाना। तीसरा है अधिगम के विभिन्न तरीकों की जानकारी प्राप्त करना। चौथा उद्देश्य है कक्षा में गतिविधि संचालन हेतु दक्षता प्राप्त करना। और पांचवा उद्देश्य है गतिविधि संचालन का ब्यौरेवार दस्तावेजीकरण कर पाना। और छठा उद्देश्य है बच्चों के पूर्व ज्ञान को अधिगम निर्माण में उपयोग कर पाना। सातवां उद्देश्य है गतिविधि के दौरान व बाद में विद्यार्थियों से की जाने वाली चर्चा के महत्व को समझना। और आठवां उद्देश्य है कि समुदाय के विविध साझा संसाधनों का अधिगम निर्माण में उपयोग करने की दक्षता हासिल करना। इस तरह के कुछ अधिगम उद्देश्यों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है आपके विभिन्न सामाजिक समुदायों और संसाधनों का अधिगम निर्माण हेतु उपयोग क्या रहता है। तो देखिए इसमें आपको लिखना है कि समाज में लोगों के विविध समुदायों की परस्पर निर्भरता तो रहती है। समाज में जो लोग रहते हैं दोस्तों अलग अलग समुदायों से जुड़े रहते हैं। एक समाज को दूसरे समाज से काम पड़ता रहता है अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग संसाधनों के लिए। बच्चे इसे काफ़ी सटीक ढंग से समझ भी रहे होते हैं। हालांकि बच्चे अधिकांश बातें जानते हैं लेकिन हमारी कठिन शब्दावली में उलझ करके रह जाते हैं। शिक्षक अपनी कक्षा में स्थानीय कारीगर, कुम्हार, मोची, सब्जी वाला, दुकानदार, नाई, कलाकार, बैंक कर्मचारी, पोस्टमैन, खिलाड़ी, जनप्रतिनिधि आदि को बुला करके बच्चों से बातचीत करवा सकते हैं। इससे कक्षा को क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति से हकीकत में मिलने का मौका मिलेगा। रियल फेस टू फेस जब बात होगी तो उनके काम के बारे में जानते हैं और अभिरुचि का भी विकास इसमें होता है। इस तरह से विविध समुदायों का अधिगम निर्माण में उपयोग हो पाता है। इसके अतिरिक्त अधिगम सामग्री के निर्माण में समुदाय के विभिन्न संसाधनों का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके तहत हम गांव में होने वाले विभिन्न सामुदायिक कार्यों का अवलोकन छात्रों को करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम गांव के तालाब में सफाई और गहरीकरण के काम पर छात्रों को लेकर जा सकते हैं, जहां पर हम छात्रों को बता सकते हैं कि बरसों से तालाब की सफाई न होने से उसमें गाद इकट्ठी हो गई है। उससे तालाब थोड़ा उथला हो गया है, मतलब तालाब भरने लगा है। सफाई से क्या होगा, तालाब में ज़्यादा पानी रुक सकेगा। तालाब को और गहरा कर देंगे तो फिर उसमें ज़्यादा पानी रुक सकेगा, जिससे सिंचाई और गांव वालों की दैनिक ज़रूरतें पूरी हो पाएगी। और तालाब में मछली पालन होगा जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि विविध सामाजिक समुदायों और संसाधनों का अधिगम निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला टॉपिक आता है अधिगम योजना निर्माण शिक्षक के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। इस बारे में भी दोस्तों कई बार प्रश्न आया है तो ध्यान रखना है आपको। देखिए इसमें आपको लिखना है अधिगम योजना निर्माण शिक्षक के लिए विभिन्न दृष्टियों से उपयोगी है। इससे विद्यार्थियों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत और स्थानीय अनुभवों को कक्षा में बता पाने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम हो पाते हैं। इसमें विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ती है और विद्यार्थी सीखते भी हैं, जिससे शिक्षक को अपनी तरफ से विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक का शिक्षण उद्देश्य भी पूर्ण होता रहता है। इसके बाद में आगे देखिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है पर्यावरण शिक्षण अधिगम योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। पहला बिंदु है पर्यावरण की पाठ्यचर्या। दूसरा बिंदु है पर्यावरण शिक्षण के लक्ष्य व उद्देश्य। तीसरा बिंदु है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। चौथा बिंदु है बच्चों की अवधारणाएं। पांचवा बिंदु है उपलब्ध संसाधन जैसे आईसीटी का समावेश किया जाए। छठा बिंदु है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित संभावित गतिविधियों के बारे में बात करी गई है। और सातवां बिंदु है अधिगम मूल्यांकन के तरीकों के बारे में। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने आता है राजस्थान में कक्षा 3 से 5 की जो पर्यावरण की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको किन किन थीमों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न आपके आ सकता है। तो देखिए पहला बिंदु है परिवार, मित्र और आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी देना। दूसरा बिंदु है भोजन। तीसरा है आवास और चौथा है जल। पांचवा है यात्रा और छठा है कुछ करना व बनाना। इस तरह की थीमों में उनको बांटा गया है। इसी के साथ में एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों की जो पुस्तकें हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिनमें बाल गीत,
रंग बिरंगे चित्र होने चाहिए, सचित्र कहानियाँ होनी चाहिए, नैतिक कहानियाँ आदि होनी चाहिए बच्चों की पुस्तकों की जब भी बात आएगी, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में दोस्तों आपको बच्चों की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में पूछ सकता है, जैसे बाल हंस हो गया, जो पत्रिकाएँ वगैरह आती हैं बच्चों के बारे में, उनके बारे में भी आपको पूछ सकता है, तो वो भी थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है, शिक्षण कार्य में नियोजन की आवश्यकता क्या है? तो देखिए, विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्यनिष्ठ बनाने तथा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए यह आवश्यक है कि विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को विद्यालय की समस्त गतिविधियों के विभिन्न स्तरों के अनुरूप शिक्षण कार्य को नियोजित कर लिया जाए। शिक्षण कार्यों को इस प्रकार से नियोजित कर लेने से विषय के सभी पक्षों का आभास हो जाता है तथा कार्य गति में भी पर्याप्त मदद मिल पाती है। विद्यालय में शिक्षण कार्य के नियोजन का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा विद्यालय में किसी निश्चित अवधि में निश्चित किए हुए उद्देश्यों की उपलब्धि एवं पूर्ति के लिए निर्धारित कार्यों को पूरा करना होता है। अतः ऐसी स्थिति में विद्यालय में प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया को नियोजित कर लेना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया का नियोजित कार्य दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला यहाँ पर कार्य है कि विद्यालय के संपूर्ण कार्य का नियोजन करने से, और दूसरा है विषयों के शिक्षण से संबंधित कार्य का नियोजन करने से। ये दो बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में देखिए, विषय से संबंधित कार्य के नियोजन में 3 भागों में बांट करके नियोजित किया जा सकता है। पहला यहाँ पर है विषय से संबंधित कार्य का वर्ष भर के लिए नियोजन, दूसरा है विषय से संबंध विषय वस्तु का इकाईवार नियोजन, तीसरा है दैनिक कक्षागत शिक्षण हेतु पाठ योजनानुसार नियोजन। तो एक दैनिक हो गया, एक क्या हो गया इकाईवार हो गया, और एक हो गया वर्ष भर के लिए नियोजन। तो ये 3 नियोजन भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में देखिए, शिक्षण कार्य के नियोजन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो पहला बिंदु है उपलब्ध समय का अनुमान, दूसरा बिंदु है पाठ्यक्रम का व्यवहारिक खंडों में विभाजन होना, तीसरा बिंदु है पाठ्यक्रम खंडों व उपलब्ध समय में सामंजस्य स्थापित होना, और चौथा बिंदु है विषय वस्तु एवं विषयगत उद्देश्यों में तादात्म्यता स्थापित कर पाना, और पांचवा बिंदु है शिक्षण विधि का विचार, और छठा बिंदु है शिक्षण में उपयुक्त जो सहायक सामग्रियां हैं, कौन कौन सी सहायक सामग्रियां काम में आने वाली है उनके बारे में विचार करना, और सातवां बिंदु है छात्रों को दिए जाने वाले गृह कार्य पर भी विचार करना होगा। जो टॉपिक हमने पढ़ाया है, जो टॉपिक जिस टॉपिक के बारे में हमने क्लास में बात करी है, उसी टॉपिक से रिलेटेड हम प्रश्न देंगे बच्चों को, तो घर पे जाकर के वो उसका रिवीजन करेंगे और अच्छी तरह से टॉपिक उनको याद हो पाएगा। इसके बाद में आठवां बिंदु है मूल्यांकन के स्वरूप पर विचार, और नवा बिंदु है शिविर पंचांग सह शैक्षिक गतिविधियां आदि। तो इस तरह के जो ये नियोजन के बिंदु हैं, इनसे क्या हो रहा है कि जो टॉपिक स्कूल में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, तो वो टॉपिक अच्छी तरह से उनको समझ में आए, इसलिए क्या करेंगे, अच्छी शिक्षण विधि का उपयोग करेंगे, उसमें काम आने वाली जो सहायक सामग्रियां हैं उनकी सहायता लेंगे, गृह कार्य उनको देंगे ताकि टॉपिक उनको अच्छे से समझ में आए और घर पे जाकर के वो उसका रिवीजन भी कर सकें। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है अवलोकन विधि, या फिर इसे दूसरा नाम इसका है निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि या फिर अवलोकन विधि के बारे में बात करते हैं। देखिए, निरीक्षण विधि में व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है। पर्यावरण के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के लिए वह विधि जो है वर्तमान में उपयुक्त मानी जाती है। योकाम एवं सिम्पसन के अनुसार परिभाषा दी गई है कि निरीक्षण विधि ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की विधि है। इसमें व्यक्ति अपने चारों ओर से ज्ञान का, जो संसार का ज्ञान होता है, उसको ग्रहण करता है, संसार के ज्ञान को। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखिए, निरीक्षण विधि द्वारा पर्यावरण के विभिन्न तथ्यों की जानकारी वास्तविक रूप में मिलती है। इससे ज्ञान अधिक स्थायी होता है। बालक अपने ज्ञानेंद्रियों का अधिकाधिक उपयोग कर पाता है। ध्यान केंद्रित करके आंख से देखता है, तो त्वचा से स्पर्श करता है, कान से सुनता है तथा नाक से सूंघता है। इसके पश्चात ही वह किसी स्थिति को आत्मसात कर पाता है और 100% उसके बारे में श्योर हो पाता है कि हाँ, ये चीज़ सही है या ये गलत है या क्या है, उसकी पहचान कर पाता है। निरीक्षण विधि द्वारा पर्यावरण से संबंधित भौगोलिक तथ्यों, सामान्य प्रत्ययों व प्राकृतिक सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त होती है। निरीक्षण विधि की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहली विशेषता आती है, बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के उपयोग द्वारा ज्ञान केंद्रित करना सीखता है, जो अधिगम के लिए एक आवश्यक तत्व है। दूसरा बिंदु है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें बालक की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास होता है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बालक अपनी सहज क्षमता के पर्यावरणीय घटनाओं, तथ्यों एवं सिद्धांतों का अवलोकन करता है। तीसरा बिंदु है, इसमें बालक की आत्म अभिव्यक्ति का विकास होता है। जैसा वह देखता है, उसे वह अपने शब्दों व भावों के साथ में अभिव्यक्त करना भी सीखता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा बिंदु आता है, बालक में जिज्ञासा एवं मौलिक जो चिंतन है, जैसे गुणों का विकास होता है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसी तरह से पांचवा बिंदु है कि बालक में तर्क शक्ति का विकास होता है। छठा बिंदु है, इसमें स्थूल रूप से भौतिक एवं जैविक तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है। सातवां बिंदु है, इसमें छात्रों में पर्यावरणीय क्रियाओं के प्रति रुचि का विकास होता है। आठवां बिंदु है, इस द्वारा
प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। तो ये कुछ 8 विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं सावधानियों को लेकर के। तो पहली सावधानी आती है छात्रों को निरीक्षण के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। ये सावधानी रखनी चाहिए हमें, ताकि टॉपिक जो है उसको अच्छी तरह से वो समझ सकें, अच्छी तरह से उसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकें। दूसरा बिंदु है, निरीक्षण को केवल मनोरंजन का साधन न बना करके विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्राप्ति का साधन माना जाना चाहिए। तीसरा बिंदु है, बालक जब निरीक्षण कर रहे हों उन्हें उचित रूप से निर्देशन देना चाहिए कि किस तरह से निरीक्षण किया जाए तथा किन किन बातों को ध्यान से देखा जाना चाहिए। तो इस तरह से उनको डायरेक्ट भी करना होगा। चौथा बिंदु है, विद्यार्थियों की जिज्ञासा को अध्यापक द्वारा स्पष्ट रूप से व सावधानीपूर्वक शांत करना चाहिए और उनको डिटेल में समझाना चाहिए। पांचवा बिंदु आता है, वे परिस्थितियां बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। जिन परिस्थितियों का बालक निरीक्षण कर रहा है तभी वो उसको और डिटेल में जान पाएगा, जानने की उसमें जिज्ञासा बढ़ पाएगी। इसके बाद में अगला बिंदु आता है, छठा बिंदु है, जिन परिस्थितियों का बालक निरीक्षण कर रहा है वह उसकी मानसिक परिपक्वता के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरी क्लास का बालक है और अगर हम 8वीं क्लास का परीक्षण उससे करवा रहे हैं तो वो उसको नहीं कर पाएगा। तो मानसिक लेवल भी हमें देखना होगा कि किस तरह का प्रश्न बच्चा सोल्व करने के लिए सक्षम है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको परीक्षण देंगे, निरीक्षण करने के लिए देंगे, ताकि वह उसमें सफल हो सके। और इसके बाद में देखिए अगला 7वां बिंदु है कि एक समय में अधिक बातों एवं तथ्यों के निरीक्षण के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। एक बार में एक ही टॉपिक देना चाहिए ताकि उसको बच्चा अच्छे से समझ सके, अच्छे से उसके बारे में डिटेल सारी जान पाए। इसके बाद में अगला और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार देखिए, सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा को लेकर के। तो ऐसी बातचीत या फिर वार्तालाप जो किसी उद्देश्य को लेकर के किया जाता है तथा जिसका रूप सार्थक होता है, साक्षात्कार कहलाता है। जानकारी एकत्रित करने का एक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण साक्षात्कार है। साक्षात्कार कार्य के क्रियान्वयन को 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। तो आइए पहले हम 3 चरणों की बात करते हैं। पहला चरण आता है संबंधित विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार प्रश्न व्यक्तिगत रूप से तैयार करना। दूसरा चरण है उप समूह में बातचीत करके प्रश्नावली तैयार करना। इसे पुनः कक्षा में शेयर करके बातचीत एवं सामान्यीकरण द्वारा प्रश्नावली को अंतिम रूप देना। बालक का साक्षात्कार प्रश्नावली में 2 पक्षों में देखा जा सकता है। पहला है, प्रश्न बालक के विचार के बारे में स्पष्ट जानकारी देने वाले होने चाहिए। दूसरा है, प्रश्नों के माध्यम से सटीक जानकारी सुनिश्चित करने के संबंध में बालक की योग्यता स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। अब इसके बाद में बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरा चरण देखिए, बालक जो है साक्षात्कार प्रतिवेदन तैयार करना एवं स्वयं के काम का अनुभव एवं समीक्षा लिखना। तो ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार के पश्चात बालकों द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन शिक्षक को निम्न साक्ष्य देते हैं। पहला है, साक्षात्कार में बालकों द्वारा प्राप्त की गई जानकारी। दूसरा है, पूर्व के विचारों के साथ इस नई जानकारी को जोड़ करके व्याख्या करने की योग्यता। और तीसरा बिंदु आता है, साक्षात्कार के दौरान बालक की संप्रेषण योग्यता। इन तीनों बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा साक्षात्कार की जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। जी डार्ली की परिभाषा है कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। आपको ध्यान रखना है कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। ये किसने कहा? जी डार्ली ने। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए अगली परिभाषा है विषम एवं मीर के विचार। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि साक्षात्कार एक गंभीर वार्तालाप है जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, न कि केवल संतोष के लिए बातचीत। तो इसका एक गंभीर उद्देश्य होता है। इसके बाद में देखिए बात करते हैं बेस्ट के अनुसार। बेस्ट के अनुसार दोस्तों परिभाषा दी गई है कि साक्षात्कार एक अर्थ में प्रश्नावली का मौखिक रूप है जिसमें उत्तर लिखने के स्थान पर प्रत्याशी प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देता है। मौखिक यहाँ पर बातचीत होती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं साक्षात्कार के प्रकारों के बारे में। पहला प्रकार आता है संरचनात्मक प्रकार। इसमें देखिए आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के साक्षात्कार में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की श्रृंखला तथा प्रामाणिक रिकॉर्ड करने की प्रविधियों का उपयोग होता है। प्रमाणिक करने की आवश्यकता यह है कि सब भेंटकर्ताओं को एक से प्रश्न दिए जाएं और वह सब किसी भी दिए हुए प्रश्न को समान अर्थों में ही समझें। संरचनात्मक साक्षात्कार में अधिकतर जो प्रश्न होते हैं वो बंद प्रकार के होते हैं। अब सवाल आता है कि बंद प्रकार क्या होता है? तो बंद प्रश्न वह होते हैं जिनके उत्तर निश्चित और पूर्व निर्धारित विकल्पों तक सीमित कर दिए जाते हैं। यह विकल्प हाँ या नहीं के हो सकते हैं। इसके बाद में अगला हमारे सामने दूसरा साक्षात्कार आता है असंरचनात्मक साक्षात्कार। इसमें देखिए, इसमें भेंटकर्ता से प्रश्न पूछने में कहीं अधिक लचीलापन होता है। प्रश्नों को कोई संरचना नहीं दी जाती, वह अधिकतर खुले प्रश्न होते हैं। अतएव साक्षात्कार को यह पता नहीं होता है कि भेंटकर्ता क्या उत्तर देंगे। भेंटकर्ता को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वह अपने मतों एवं अपने विचारों को अपने ढंग से प्रकट करे। असंरचनात्मक साक्षात्कार के कुछ मुख्य प्रकारों की हम बात करेंगे। पहला है फोकस किया हुआ साक्षात्कार, ध्यान केंद्रित करने वाले प्रश्न।
दूसरा है नैदानिक साक्षात्कार, चिकित्सक व परामर्शदाता द्वारा अनुप्रेरणाओं का पता करना। और तीसरा है अनुसंधान साक्षात्कार, जैसे प्रासंगिक जानकारियाँ इकट्ठी करने के लिए होता है। तो देखिए पहला जो साक्षात्कार होता है उसमें प्रश्न निश्चित रहते हैं, उनका उत्तर निश्चित रहता है। दूसरा जो साक्षात्कार होता है इसमें प्रश्न भी कुछ भी पूछे जा सकते हैं, उनका उत्तर जो होता है दोस्तों पहले से निर्धारित नहीं होता है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मतों के अकॉर्डिंग, अपने विचारों के अकॉर्डिंग उसका आंसर देंगे, लचीलापन इसमें ज़्यादा होता है। तो ये दो प्रकार हमने यहाँ पर देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रकार यहाँ पर देखिए, उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के प्रकारों की अब हम बात करते हैं। पहला है व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो इसमें देखिए एक साक्षात्कारकर्ता होता है तथा एक ही उत्तरदाता होता है, तथा यह अत्यंत महत्वपूर्ण साक्षात्कार है जिसमें व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत यहाँ पर हो गया है, एक के बाद एक यहाँ पर आएंगे। आप जो साक्षात्कार करता है, साक्षात्कार लेने वाला भी एक है और साक्षात्कार देने वाला भी एक ही है, यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरा है सामूहिक साक्षात्कार। इसमें साक्षात्कारकर्ता पूर्ण नियोजित ढंग से अनेक व्यक्तियों को एक जगह इकट्ठा करके ग्रुप में प्रश्न पूछते हैं, एक ही समय पर प्रश्न पूछ करके साक्षात्कार लेता है। यह अनेक व्यक्तियों का समकालीन अध्ययन भी कहलाता है। समकालीन अध्ययन मतलब सामूहिक साक्षात्कार और ग्रुप में उनको पढ़ाया जा रहा है, ग्रुप में उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको व्यक्तिगत और साक्षात्कार जो सामूहिक है उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पाठ योजना की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। पाठ योजना दोस्तों आपको पता ही है, आपने जो लेसन प्लान्स वगैरह बनाए हैं, पाठ योजनाएं जो आपने बनाई है, वार्षिक पाठ योजना फिर दैनिक पाठ योजना, तो उनमें आपने जो लेसन प्लान्स बनाए हैं उनकी आवश्यकता क्या है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला देखिए, पाठ के उद्देश्य के निर्धारण के लिए, जिससे कि उद्देश्य निश्चित हो जाता है। दूसरा है पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करने के लिए। तीसरा है शिक्षण विधि का चयन करने के लिए। चौथा है सफल शिक्षण के लिए। पांचवा है सहायक सामग्री के चयन के लिए। छठा है आत्मविश्वास के लिए। सातवां है स्थायी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और इसके बाद में दोस्तों आठवां आता है रुचिकर शिक्षण के लिए। और नौवां बिंदु यहाँ पर है छात्र अध्यापक क्रियाओं के नियमबद्ध निरूपण के लिए। 10वां है श्रम व समय की बचत के लिए। 11वां पॉइंट है मनोवैज्ञानिक शिक्षण के लिए। 12वां है पूछे गए प्रश्नों का पूर्व निर्धारण। और 13वां बिंदु है यहाँ पर छात्रों में ज्ञान वृद्धि। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो कि पाठ योजना के उद्देश्य के रूप में आपको ध्यान रखना है, जिनसे दोस्तों देखिए पाठ हम कोई पढ़ा रहे हैं उसके बारे में अगर पहले से हम सिस्टमेटिक योजना बनाएंगे तभी हम बच्चों को उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, बच्चों को उसको अच्छे से समझा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है समस्या समाधान विधि के बारे में हम जानते हैं। देखिए इस विधि में विद्यार्थियों के समक्ष किसी समस्या को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है जिससे वे उद्देश्यपूर्ण गहन चिंतन कर सकें, वह अपने पूर्व ज्ञान व अनुभवों के आधार पर समस्या समाधान संबंधित विकल्प भी प्रस्तुत कर सकें। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहले कार्टर वी वुड के अनुसार परिभाषा दी गई कि यह एक ऐसी विशिष्ट विधि है जिसमें किसी बड़ी समस्या का समाधान उसमें निहित छोटी छोटी समस्याओं के सामूहिक समाधान से हो सके। इसके बाद में अगली परिभाषा दी गई है जेम्स एम ली के शब्दों में। देखिए समस्या समाधान एक शैक्षिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत अध्यापक और विद्यार्थी सचेत होकर के नियोजित और सार्थक प्रयास करते हैं जिससे किसी शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कठिनाई या समस्या का समाधान किया जा सके। अगली परिभाषा की हम बात करते हैं रिस्क के अनुसार। रिस्क के अनुसार दोस्तों कहा गया है कि समस्या विधि से अभिप्राय है कि किसी भी समस्या का जो समाधान है वो दोस्तों योजनाबद्ध रूप से प्रहार करके किया जाता है जिससे संतोषप्रद हल प्राप्त किया जा सके। इसके बाद में देखिए विनिंग व विनिंग ने समस्या समाधान के 4 पद बताए हैं। पहला पद है समस्या की परिभाषा का, दूसरा पद है परिकल्पना निर्धारण का, तीसरा पद है परिकल्पना का परीक्षण का और चौथा है निष्कर्ष। ये पद भी आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 नंबर का अलग से प्रश्न आ सकता है या फिर बड़ा प्रश्न आएगा तो आपको इसमें इनको ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए KP पांडे ने समस्या समाधान के 6 पद बताए हैं। इसमें देखिए पहला पद आता है समस्या की पहचान, दूसरा है समस्या की परिभाषा तथा सीमांकन, तीसरा है विश्लेषण, चौथा है परिकल्पना निर्धारण, 5वां बिंदु है परिकल्पना की जांच हेतु रूपरेखा तैयार करना, छठा है अंतिम निर्णय। तो ये आपको दिया है KP पांडे के द्वारा समस्या समाधान के 6 पद बताए हैं और विनिंग के जो समस्या समाधान के पद हैं वो 4 हैं और KP पांडे के 6 पद हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए समस्या समाधान विधि के गुणों की बात करते हैं। पहला गुण है कक्षा से संबंधित कई समस्याओं से छुटकारा, दूसरा गुण है अच्छे गुणों एवं आदतों का समुचित विकास, तीसरा गुण है समस्या समाधान की योग्यता का विकास, चौथा गुण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक, पांचवा गुण है मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक, छठा गुण है शिक्षण को व्यवहारिक उपयोगी बनाने में सहायक, सातवां गुण है मनोवैज्ञानिक विधि और आठवां गुण है अध्यापक तथा छात्रों के बीच स्वस्थ संबंधों के निर्माण में सहायक।
अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं समस्या समाधान विधि के दोष के बारे में। पहला दोष देखिए, कक्षा की जो वर्तमान स्थिति है उन परिस्थितियों में अनुपयुक्त है, जैसे कक्षा में अधिक बालकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों में चिंतनशीलता का शुरू से अभाव होना, पर्यावरण शिक्षा में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने में हिचकिचाहट। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ रहती हैं उनमें ये अनुपयुक्त है। दूसरा दोष है अध्यापक का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। तीसरा दोष है पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में कठिनाई आती है, उनको डिटेल में पढ़ाएंगे तो काफ़ी टाइम उसमें चला जाएगा। चौथा दोष है उपयुक्त साधनों एवं सामग्री का अभाव। पांचवा दोष है छात्रों के सामने कठिनाइयाँ ज़्यादा आएंगी। और छठा यहाँ पर दोष है आंशिक उपयोगिता। तो इस तरह से दोस्तों आपको समस्या समाधान विधि के बारे में भी कुछ मेन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। इस वीडियो में दोस्तों हमने डिटेल में डिस्कस करी है आपके पर्यावरण अध्ययन के चौथे यूनिट के बारे में। 10 नंबर का दोस्तों यूनिट है और मैंने कोशिश करी है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको समझा पाने की, जिनसे आप अपने 10 नंबर पक्के कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ठीक तरीके से सारा यूनिट समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई आपको समस्या रहती है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, जिनसे दोस्तों आप अपनी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।